आज हम भारतीय उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कुछ दस्तावेज हैं और ये पिछले कुछ समय में हुए बड़े बदलावों और कह सकते हैं विवादों की कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और सुनने में शायद ये 3 अलग-अलग मुद्दे लगे। हाँ, जैसे छात्रों के अधिकार, फिर शिक्षकों की भर्ती और तीसरा ये कि यूनिवर्सिटी को आखिर चलाएगा कौन। जी, लेकिन ये मुद्दे अलग नहीं है। ये एक ही उलझे हुए धागे के 3 सिरे हैं असल में। अच्छा। और आज हमारा मिशन इसी धागे को सुलझाना है। हम देखेंगे कि कैसे समानता, योग्यता और स्वायत्ता के ये तार आपस में जुड़े हुए हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को एक बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस उलझन को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी की नींव से, यानी छात्रों से। जी। 2026 में यूजीसी ने कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए कुछ समानता संवर्धन नियम लागू किए। अब ये अचानक से तो आए नहीं होंगे, इसकी कोई वजह रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी जड़ें सच कहूं तो काफी दुखद घटनाओं से जुड़ी हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्महत्याओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाँ, मुझे याद है। इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और कहा कि कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए, कोई कोई दिखावा नहीं। अच्छा, तो ये वहां से आया पूरा मामला। हाँ, उन्हीं निर्देशों का नतीजा है ये 2026 के नियम। तो ये नियम पुराने वाले नियमों से कितने अलग हैं? मतलब कुछ तो फर्क होगा। अरे जमीन आसमान का फर्क है। 2012 के जो दिशा निर्देश थे ना, वो बस एक सलाह जैसे थे, एडवाइजरी। मतलब यूनिवर्सिटी माने तो माने, ना माने तो उनकी मर्जी। बिल्कुल। लेकिन 2026 के नियम अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हैं, इन्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले ये नियम सिर्फ SC/ST छात्रों पर केंद्रित थे, अब इसमें OBC छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सजा का प्रावधान है। अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को फॉलो नहीं करती तो उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता यानी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है। वाह, तो मतलब अब वाकई में एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। इसके लिए कोई सिस्टम भी बनाया गया होगा। हाँ, एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। हर यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र और समानता समिति बनाना अब जरूरी है। और इन समितियों में SC/ST OBC समुदाय के लोगों, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व भी पक्का किया गया है, ताकि हर आवाज सुनी जा सके। सुनने में तो ये एक बहुत ही मजबूत और सच कहूं तो जरूरी कदम लगता है भी। फिर इसमें विवाद कहां से आ गया? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इन नियमों के सेक्शन 3C में जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा के दायरे में सिर्फ SC/ST और OBC छात्रों को रखा गया है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान्य श्रेणी का छात्र जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत करना चाहे तो वो इस नए मजबूत सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता? उसे बाहर रखा गया है। एग्जैक्टली। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बन गया है। अच्छा। विनीत जिंदल और कुछ दूसरे याचिकाकर्ताओं ने इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क क्या है? मतलब उनका पॉइंट क्या है? उनका तर्क बहुत सीधा और सरल है। वो कहते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का साफ साफ उल्लंघन है, जो समानता का अधिकार देते हैं। बिल्कुल। उनकी दलील है कि आरक्षण या पॉजिटिव एक्शन नीतियां जाति आधारित हो सकती हैं और वो जरूरी भी हैं, लेकिन जब भेदभाव के खिलाफ शिकायत करने का कोई सिस्टम बने तो वो जाति तटस्थ यानी कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। सही बात है, भेदभाव तो किसी के भी साथ हो सकता है। जी। तो शिकायत का हक भी सबको मिलना चाहिए। इसे उन्होंने अस्वीकार्य राज्य भेदभाव कहा है, मतलब सरकार खुद ही भेदभाव कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है? मुझे याद है उनकी टिप्पणी काफी तीखी की। बहुत तीखी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई में सीधे सीधे कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है, ये सुनिश्चित करें कि इस कमी को ठीक किया जाए। वाह, ये तो एक तरह से सीधी फटकार थी। बिल्कुल। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली नजर में ही समझ लिया कि इस नियम में कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी क्या स्टेटस है इस केस का? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं की 2 मांगे हैं। पहली, इन नियमों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दूसरी, भेदभाव की परिभाषा को बदलकर इसे जाति तटस्थ बनाया जाए।
तो एक तरफ समानता लाने की कोशिश, और उसी कोशिश के तरीके पर ही समानता का सवाल खड़ा हो गया है। ये तो हुई छात्रों की बात। लेकिन एक यूनिवर्सिटी सिर्फ छात्रों से तो नहीं बनती, उसकी जान होते हैं शिक्षक। और अगर किसी को लगता है कि वहां सब शांत है तो वो गलत है, वहां तो और भी बड़े ड्रामे हुए हैं। हाँ, शिक्षकों की भर्ती को लेकर तो 2 बड़े भूचाल आए। पहला था अनारक्षण यानी डी रिजर्वेशन का डर। अच्छा, ये दिसंबर 2023 वाला मामला। जी, यूजीसी ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की और उसमें एक चैप्टर था जिसमें लिखा था कि असाधारण मामलों में आरक्षित सीटों को अनारक्षित किया जा सकता है। और बस यहीं से बात फैल गई। आग की तरह फैली। अफवाह ये उड़ी कि सरकार ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की सभी आरक्षित सीटें खत्म करने जा रही है। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। ये एक क्लासिक केस था जहां एक ड्राफ्ट गाइडलाइन के एक छोटे से हिस्से को उठाकर बिल्कुल गलत संदर्भ में फैला दिया गया। लेकिन ये डर इतनी तेजी से फैला क्यों? क्या ये उच्च शिक्षा में आरक्षण को लेकर हमेशा से बने एक गहरे अविश्वास या एक डर को नहीं दिखाता? बिल्कुल, ये डर हवा में पैदा नहीं हुआ। ये हमारे समाज में आरक्षण को लेकर जो गहरी बहस और चिंताएं हैं, उसी का प्रतिबिंब है। इसीलिए सरकार को तुरंत हरकत में आना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी अध्यक्ष दोनों ने सामने आके साफ किया कि कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक अफवाह थी, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। अच्छा। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2019 में साफ लिखा है कि सभी बैकलॉग आरक्षित पदों को भरना अनिवार्य है, उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये डर पूरी तरह निराधार था। ठीक है, तो ये तो हुआ एक डर जो झूठा निकला। लेकिन शिक्षकों से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव हुआ जो बिल्कुल असली था। यहाँ तो एक पूरा यू टर्न देखने को मिला है। हाँ, और ये जुड़ा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता से। 2018 में यूजीसी ने ऐलान किया था कि 2021 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। फिर कोविड की वजह से इस डेडलाइन को बढ़ाकर जुलाई 2023 कर दिया गया। सब मानकर चल रहे थे कि अब पीएचडी के बिना बात नहीं बनेगी। और फिर जुलाई 2023 में क्या हुआ? यूजीसी ने पूरा फैसला ही पलट दिया। क्या बात है? एक नया नियम आया जिसमें कहा गया कि सीधी भर्ती के लिए अब नेट सेट स्लेट ही न्यूनतम मानदंड होगा। पीएचडी को अनिवार्य से हटाकर वैकल्पिक यानी ऑप्शनल कर दिया गया। पूरा 180 डिग्री का टर्न। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएचडी की अनिवार्यता अनुकूल नहीं है। उनका मकसद उन प्रतिभाशाली युवाओं को भी मौका देना था जो शायद अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पीएचडी पूरी नहीं की है। तो सिस्टम में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश। एक तरह से हाँ। लेकिन सोचिए, उन रिसर्च स्कॉलर्स का क्या जिन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग, अपना करियर इसी पीएचडी की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर बनाया होगा? उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। निश्चित रूप से कई लोगों के लिए ये बड़ा झटका था। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ एंट्री लेवल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए है। अच्छा। एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जैसे ऊंचे पदों के लिए पीएचडी आज भी अनिवार्य है। तो एक तरह से यूजीसी ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो हमने देखा कि छात्रों के लिए समानता के नियम पर कानूनी लड़ाई चल रही है, शिक्षकों के लिए भर्ती के नियम बदल रहे हैं, लेकिन इन सबका असर उस जगह पर क्या पड़ रहा है जहां ये सब होता है, यानी यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर। कौन चला रहा है इन संस्थानों को? और यहीं पर हम इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे बड़े टकराव पर आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच की खींचतान। फेडरलिज्म वाला एंगल। और ज्वलंत उदाहरण तमिलनाडु है। क्या आप यकीन करेंगे कि वहां 6 राज्य विश्वविद्यालय महीनों से बिना वाइस चांसलर यानी वीसी के काम कर रहे हैं? 6 यूनिवर्सिटी बिना वीसी के? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई हेड ही नहीं है, वह काम कैसे चल रहा होगा? बस जैसे तैसे चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और अकादमिक संकट है, और ये संकट पैदा हुआ है नियुक्ति प्रक्रिया पर एक कानूनी गतिरोध से। किस तरह का गतिरोध? देखिए, राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं राज्यपाल। हाँ। तमिलनाडु में राज्यपाल यूजीसी के 2018 के नियमों का हवाला दे रहे हैं। इन नियमों के मुताबिक वीसी चुनने वाली सर्च कमेटी में एक सदस्य यूजीसी का नॉमिनी होना जरूरी है। और राज्य सरकार को इससे क्या दिक्कत है? राज्य सरकार अपने राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला दे रही है। उनका तर्क है कि संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है और उनके कानून में यूजीसी नॉमिनी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा,
वो कहते हैं कि सर्च कमेटी में सिर्फ सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य होंगे। एक मिनट, ये सिंडिकेट और सीनेट क्या है, आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। सिंडिकेट और सीनेट किसी भी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रशासनिक और अकादमिक निकाय होते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी से जुड़े सारे बड़े फैसले यही लोग लेते हैं। तो राज्य सरकार कह रही है कि हमारे अपने लोग ही वीसी चुनेंगे, केंद्र का प्रतिनिधि क्यों हो? बिल्कुल। और इसी कानूनी रस्साकशी में नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। ये तो एक बड़ा कानूनी पेंच है। क्या यूजीसी के नियम राज्य के बनाए कानूनों से ऊपर हैं? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। और मामला इसलिए और ज्यादा उलझ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें कही हैं। अच्छा। एक केस में, जिसे हम फैसला ए कह सकते हैं, कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम अनिवार्य है और सबको मानने होंगे। ठीक है, तो फिर उलझन कहाँ है? उलझन ये है कि एक दूसरे केस में, जिसे फैसला बी कह सकते हैं, कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम तब तक सिर्फ सलाहकारी हैं जब तक कि राज्य की विधानसभा उन्हें अपना न ले। लेकिन ऐसा क्यों? एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग फैसले? इसके पीछे गहरा कानूनी तर्क है। यूजीसी के नियम अधीनस्थ विधान यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाते हैं, जबकि राज्य विधानसभा जो कानून बनाती है वो है पूर्ण विधान यानी प्लेनरी लेजिस्लेशन कहलाता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे ऐसे समझिए, राज्य का कानून मुख्य कहानी की किताब है। मेन स्टोरी बुक। हाँ, जिसे राज्य के विधानसभा ने लिखा है। और यूजीसी के नियम उस किताब पर आधारित एक स्टडी गाइड है। आमतौर पर स्टडी गाइड कहानी को बदल नहीं सकती जब तक कि किताब लिखने वाला खुद ना कहे कि इस गाइड को मानना जरूरी है। एग्जैक्टली। इसी कानूनी अस्पष्टता के कारण ये गतिरोध बना हुआ है। अच्छा, अब समझ आया। लेकिन अगर हम राज्य सरकार के नजरिए से देखें तो क्या उनका तर्क गलत है? आखिर शिक्षा संविधान में राज्य का ही विषय है। केंद्र हर चीज में दखल क्यों दे? आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। यही इस बहस का केंद्र है। राज्य अपनी स्वायत्ता की बात करते हैं, जबकि केंद्र पूरे देश में शिक्षा के लिए एक समान स्टैंडर्ड बनाने की बात करता है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई बड़ी संवैधानिक बेंच इस पर कोई अंतिम और स्पष्ट फैसला नहीं देती, तब तक तमिलनाडु जैसी स्थिति दूसरे राज्यों में भी पैदा हो सकती है। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों और विवादों को एक साथ रखकर देखें तो हम कहां पहुंचते हैं? हमने 3 मोर्चों पर संघर्ष देखा। समानता के नियम, जिन्हें खुद समानता के नाम से चुनौती मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती, जिसमें ज्यादा लचीलापन तो आया है लेकिन अनिश्चितता भी है। और विश्वविद्यालयों की आजादी, जो केंद्र और राज्य की लड़ाई में पिस रही है। निष्कर्ष यही है कि भारतीय उच्च शिक्षा इस समय 2 बड़ी ताकतों के बीच संतुलन खोजने के एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ है संस्थागत स्वायत्तता यानी इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, हर यूनिवर्सिटी और राज्य को अपने फैसले लेने की आजादी। और दूसरी तरफ है केंद्रीय मानकीकरण यानी सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्डाइजेशन, पूरे देश में एक जैसे नियम और क्वालिटी बनाए रखने की केंद्र की कोशिश। और इन तीनों विवादों का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, समानता के लिए 2026 के नियम ऐतिहासिक हैं, लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर टिकने के लिए शायद भेदभाव की परिभाषा को ज्यादा समावेशी और जाति तटस्थ बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। योग्यता के मामले में पीएचडी को वैकल्पिक बनाकर यूजीसी ने एक तरह का लचीलापन दिखाया है, जो शायद एक अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी चुनौती यानी स्वायत्तता का विवाद, वो सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल है। राज्य बनाम केंद्र का ये टकराव तब तक नहीं सुलझेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं देता कि टकराव की स्थिति में किसका कानून सर्वोपरि होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य तय करेगा। बिल्कुल। हमने कानूनी लड़ाइयों, प्रशासनिक दांव-पेंच और नियमों की बात तो कर ली, लेकिन एक सवाल जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है वो ये है कि इन लगातार बदलावों, विवादों और इस अनिश्चितता के माहौल का विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक ताने-बाने पर क्या असर पड़ रहा है। ये माहौल सीखने, सवाल पूछने और रिसर्च करने की उस मूल भावना को कैसे प्रभावित करता है जिसके लिए ये संस्थान आखिर बने हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे कोनों में झांकेंगे जहां चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सच में कमाल के काम हो रहे हैं।